अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर सिस्टम लगवाने से पहले बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपके कम से कम पैसे भी लगें और आप एक अच्छे से अच्छा सेटअप भी लगवा सकें। और इसमें यह होता है कि कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अच्छा सेटअप लगवाना चाहते हैं लेकिन अच्छा लगवा नहीं पाते, और लगवाने के बाद उनको पता लगता है कि जो सिस्टम उन्होंने लगवाया है उसमें ये खराबियां हैं, वो लोड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बार बार ट्रिप करता रहता है, या फिर उसमें तरह तरह के फॉल्ट आते रहते हैं, बार बार जल जाता है, या फिर नेट मीटिंग करवा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने कोई हाइब्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है तो उसमें बैटरियों का इश्यू आ रहा है, या फिर आपने एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगवाया है तो उसमें भी इश्यू आ रहा है बार बार। तो आपको बड़ी परेशानी होती है बाद में, क्योंकि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद बंदा जब बाद में देखता है कि इसका तो बेनिफिट मिलने की बजाय ये तो लॉस में जा रहा है सारा कुछ, और कल कला इसको बेच के फिर नया सिस्टम परचेज करना है तो फिर और भी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने सिस्टम कौन सा लगवाना है, आपको कौन सा सिस्टम सूटेबल रहेगा। तो जितनी भी टाइप के सिस्टम्स होते हैं सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट मीटिंग के साथ चलने वाला ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम ये होता है कि इसमें आपको नेट मीटिंग करवा के एक बड़ा इन्वर्टर लगवाना पड़ता है और जिसके साथ आपने सारे घर का लोड चलाना होता है। वापडा डिपेंडेंट एक इन्वर्टर होता है जिसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर कहते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है इसके साथ आपको ग्रीन मीटर लाजमी लगवाना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके साथ बैटरीज वगैरह अटैच नहीं होती और ये हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह काम नहीं करता। यानी कि अगर आपकी वापडा अवेलेबल होगी तभी ये चलेगा, वापडा बंद होगी तो ये नहीं चलेगा। आजकल तो वैसे इसमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे इन्वर्टर आपको मिलने लगे हैं मार्केट में जिसके अंदर बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस होती है, और कुछ इन्वर्टर्स के अंदर नहीं भी होती तो आपको एक्स्ट्रा लेकर डिवाइस लगानी पड़ती है। एक्स्ट्रा डिवाइस आप लेकर लगाएंगे तो वो 30-40 हज़ार या 20-25 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाती है। तो वो आप लगाएंगे, उसमें ये होगा कि वापडा अगर आपकी सप्लाई बंद भी हो जाती है तो आपका जो सिस्टम है वो एज आ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर चलता रहेगा। आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो वापडा के बगैर भी काम करते रहेंगे। तो इसमें फिर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस सिस्टम का वो ये है कि इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़े से बड़े साइज का आप इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। आज मैं आपको सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। ज़्यादातर लोग ये चीज़ें आपको इन डेप्थ में नहीं बताते। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि इसमें कम से कम पैसों के साथ आपको एक बड़े से बड़ा साइज का इन्वर्टर मिल जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कम पैसों में बड़ा इन्वर्टर, यानी कि अगर आप 15 किलो वाट का एक छोटे से छोटा, वैसे तो इससे छोटा भी 10 किलो वाट का भी मिल जाता है, वो आप ले लेते हैं। अगर 10 किलो वाट का भी आप लेते हैं तो वो तकरीबन कोई 2 लाख के राउंड अबाउट आपको मिल जाता है। अगर आप 15 किलो वाट का लेना चाहते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप एक घर में लगवाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 15 किलो वाट का ऑन ग्रिड सिस्टम होना चाहिए। तो इस इन्वर्टर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा लोड चला सकते हैं और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम होती है। यहाँ मैं इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सरशिप या किसी को भी रेफर नहीं कर रहा कि आप फलां कंपनी का लें, ये करें वो करें। इसमें जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो इन्वर्टर लेना है 15 किलो वाट का, वो आपको 2 से 3 लाख की रेंज में मिल जाएगा। इसमें कई कंपनीज आती हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना गुड़ उन्ना मीठा। तो जितना इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उतनी अच्छी कंपनी का आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा इन्वर्टर परचेज करें जिसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक बिल्ट इन डिवाइस हो, जिसमें एक्स्ट्रा डिवाइस ना लगानी पड़े, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस उसके अंदर मौजूद हो। लेकिन जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस वाले इन्वर्टर जो हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आप ऐसा इन्वर्टर लें। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको इसके साथ बैटरियां नहीं लगानी पड़ती। बैटरियों के ऊपर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, अगर आप लिथियम बैटरी लगवाते हैं तो फिर भी आपका 3-4 लाख तो लग ही जाता है अगर अच्छी बैटरी आपने लगवानी है। छोटी मोटी बैटरी लगवाने का कोई खास फायदा नहीं है, उससे सिर्फ लाइटें पंखे वगैरह आप चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हैवी लोड चलाना है, खासतौर पर आपने कोई AC वगैरह एक आध चलाना है, तो आपको 13-14 किलो वाट की एक बड़ी लिथियम की बैटरी लगवानी चाहिए। और अगर आप ट्यूबलर बैटरियों की तरफ जाते हैं तो फिर भी उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। उसमें भी आजकल वैसे बैटरियां काफ़ी सस्ती हो गई हैं। जो बैटरी पिछले साल 50-55 हज़ार की मिलती थी वो आजकल 35 से 40 हज़ार की रेंज में मिल जाती है। बहुत ज़्यादा रेट्स इनके टूट गए हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं, वो भी हाइब्रिड,
तो फिर बैटरियां बहुत सस्ती हो चुकी हैं। अगर आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाया है तो फिर उसके साथ बैटरियां अटैच नहीं होती। ये एक बड़ा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये इस तरह हुआ कि जब आपकी वापडा नहीं होती और सोलर भी नहीं होता, दिन के टाइम तो चलो सोलर आपका जो है वो काम करता रहेगा अगर आपने जीरो एक्सपोर्ट लगाई हुई है, लेकिन रात के टाइम जब सोलर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपका जो सिस्टम है सारा शट डाउन हो जाएगा अगर आपकी लोड शेडिंग होती है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे जीरो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का कोई सीन नहीं है, तो फिर आपके लिए ये एक बेस्ट सिस्टम है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई बैटरियां लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये इन्वर्टर बड़ी जल्दी ख़राब नहीं होता। जैसा कि आपको पता है हाइब्रिड इन्वर्टर ख़राब होते रहते हैं और उससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाले जो हैं वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो कि डायरेक्ट चलते हैं, उसमें ज़्यादातर लोकली मेड इन्वर्टर्स आजकल चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वो कामयाब हैं, और लेकिन जलने के चांसेस उनके सबसे ज़्यादा हैं। और जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और ढीठ किस्म का इन्वर्टर होता है। ये इतनी जल्दी कहीं नहीं जाता, इसको कभी कुछ नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये जलेगा, ख़राब होगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये इन्वर्टर जो है ये वापडा डिपेंडेंट होता है, वापडा के साथ मिल के लोड चला रहा होता है, वापडा की शेयरिंग के साथ चल रहा होता है। और इसका जो सिस्टम है, इसकी इनपुट की एक ही वायर होती है, उसके ऊपर ही आपने लोड भी डालना है। वो इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, उसकी आउटपुट के ऊपर ज़्यादातर लोग लोड डालते हैं और डालना भी पड़ता है, तो इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और ये जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि इसने वापडा के ऊपर सवार होके वापडा के कंधों पे चलना है और अपना कोई ख़ास इसने जोर नहीं लगाना, तो वापडा से शेयरिंग भी करता रहता है वक्तन फवक्तन। जितना मर्जी टार्क लोड आप चलाते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके पास मोटरें हैं या फिर आपके जो एसी हैं, अगर आपने सादा एसी लगाए हुए हैं पहले ज़माने के यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपने एसी चेंज नहीं करने, तो फिर आप ऑन ग्रिड सिस्टम जब लगवाएंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एसी चेंज करने की। वो आपके एसी ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर इजीली चल जाएंगे और उसको होगा भी कुछ नहीं, जितने मर्जी झटके वटके लगें ये इन्वर्टर कहीं नहीं जाता और बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट होता है। तो ये तो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं इस सिस्टम के। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जैसे ही लोड शेडिंग होती है आपका सारा कुछ बंद हो जाता है और फिर आप किसी चीज़ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप उसको चलाएं और आपका सिस्टम ऑन हो जाए, फिर आपको जनरेटर चलाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उन्होंने एक आध सादा यूपीएस लगाया होता है जो पुराने ज़माने में होते थे और उसमें घोटकी मेड जो कि लोहे की बॉडी में भी आते थे और चाइना के होमेज वगैरह इस तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं उनके भी आते थे। वो लगा होता है एक या दो बैटरियों पे चलने वाला, उसके ऊपर उन्होंने लाइटें पंखे वगैरह छोटा मोटा लोड चलाया होता है ताकि अगर लोड शेडिंग हो तो सिस्टम जो है उनका बंद ना हो बिल्कुल, कम से कम लाइटें और पंखे चलते रहें। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आप अगर घोटकी मेड पुराने ज़माने का यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो उसका बैकअप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप होता है, इवन कि आप उससे डबल बैटरी बैकअप भी ले सकते हैं। तो उसकी बड़ी रीज़न ये होती है कि वो बैटरी को बहुत ज़्यादा नीचे तक ट्रेन करता है, वो 7 वोल्ट तक बैटरी को ले जाता है, जबकि आपके जो भी सोलर इन्वर्टर्स आजकल आ रहे हैं वो 10 वोल्ट से नीचे बैटरी को ड्रेन कभी नहीं करवाते। बैटरी की लाइफ के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब बात करते हैं हम हाइब्रिड इन्वर्टर की। हाइब्रिड इन्वर्टर उस इन्वर्टर को कहते हैं जो मिक्स करके सारा कुछ चलाता है, यानी कि इसमें वापडा भी यूज़ होती है, इसमें बैटरी भी यूज़ हो रही होती है और इसमें सोलर तो होता ही है। फिर ये तीन चीज़ें हैं, तीन सोर्सेज के ऊपर काम करने वाला जो इन्वर्टर होता है वो हाइब्रिड इन्वर्टर कहलाता है। और सबसे ज़्यादा फेमस इन्वर्टर भी यही है, घरों में लगाने के लिए ये एक बेस्ट इन्वर्टर है। इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, वो एरियाज जहाँ पे वापडा की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और जहाँ पे आपको बैटरी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वहाँ पे ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और इसका एक और बड़ा बेनिफिट भी है, अगर आप नेट मीटिंग करवाना चाहते हैं तो फिर भी ये इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं, जैसे आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर में नेट मीटिंग करवाते हैं वैसे आप इसमें भी नेट मीटिंग करवा सकते हैं। और ये ऑलराउंडर इन्वर्टर है, आप इसको हर जगह पे चला सकते हैं। आप इसको देहातों में चलाएं, शहरों में चलाएं, हर जगह पे ये काम देता है आपको।
और इसमें आप कोई भी बैटरी टाइप लगा सकते हैं। इसमें लेड एसिड बैटरी लगाएं, ट्यूबलर बैटरी लगाएं, वो भी लेड एसिड ही होती है, और लिथियम बैटरी भी लगाएं। और लिथियम अगर आप लगाना चाहते हैं तो LiFePO 4 की बैटरी लगाएं। बड़े बड़े सेल्स आजकल आ रहे हैं 300 एम्पेयर के, उससे बनी हुई बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा बैकअप देती है और बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। तो इसमें अगर आप बैटरियाँ यूज़ करें एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करके, तो आपके कई साल जो है वो सुकून से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी लिथियम जो कि काफ़ी कॉस्टली है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप ट्यूबलर बैटरी लगवा सकते हैं। अगर आपने छोटी मोटा लोड जो है घर का चलाना है, तो फिर आप अगर बड़ा इन्वर्टर लगाते हैं 6 किलोवाट या इससे बड़ा, तो उसके साथ 4 बैटरियाँ लगती हैं। इसमें अगर आपने छोटा मोटा लोड चलाना है तो फिर TX 1800 बैटरी लगाएं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर TX 2500 जो बैटरी है वो 4 लगवाएं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि AC चलाएं ट्यूबलर बैटरियों के ऊपर, तो फिर आपको कम से कम TX 3500 की जो बैटरी है वो लगानी पड़ती है। तो ये 4 बैटरियां लगेंगी, तो फिर रात को एक AC कम से कम सारी रात आप चला सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसमें ना सिर्फ आपको एक महंगा इन्वर्टर ख़रीदना पड़ता है, बल्कि आपको बैटरियों के ऊपर भी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक तो इन्वर्टर महंगा, ऊपर से बैटरियाँ बहुत ज़्यादा महंगी, और फिर आप अगर इसके साथ नेट मीटिंग करवाएंगे तो फिर तो आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी सुकून में रहेगा। अगर आप इस सिस्टम के साथ नेट मीटिंग नहीं करवाते और आप छोटा मोटा लोड डाल रहे हैं या एक आध AC चला रहे हैं, तो फिर तो इसको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन अगर आप 2 या 3 AC चलाना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर आप ख़ास तौर पर 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेकर लगवा लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि 2 या 3 AC चलते रहे, ये नहीं हो सकता। तो फिर इसमें यह है कि अगर आपने एक AC और घर का नॉर्मल लोड चलाना है, तो फिर 6 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि 2 AC चलाने हैं और घर का सारा लोड भी साथ चलाना है एट अ टाइम, तो फिर आपके लिए 8 किलोवाट का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि 3 AC चलें और 8-10 पंखे भी साथ चलते रहें, तो फिर आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। इसमें भी 2 टाइप के इन्वर्टर्स आते हैं। एक तो होते हैं IP65 इन्वर्टर जो है, इनमें IP65 टाइप की प्रोटेक्शन पाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर्स होते हैं वो भी IP65 या फिर IP66 होते हैं। तो इसमें हाइब्रिड में भी IP65 और IP66 के इन्वर्टर्स आते हैं। तो इसमें आप अगर दूसरा लगवाना चाहते हैं सस्ते वाला, तो उसमें होता है पंखों वाला इन्वर्टर, जिसे IP21 प्रोटेक्शन वाला इन्वर्टर कहा जाता है। अब आजकल IP54 इन्वर्टर्स भी आ रहे हैं, जिनमें एक मीडियम लेवल की प्रोटेक्शन पाई जाती है। और जैसा कि आईटेल वगैरह इस तरह की कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स हैं वो IP65 या IP66 में ही होते हैं। और इसमें जो आजकल एक सस्ती कंपनी का इन्वर्टर चल रहा है, सोलिस एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वर्टर है, और एक अच्छी प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में आपको एक दरमियाने दर्जे का इन्वर्टर मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा अच्छे की तरफ जाएंगे तो फिर आपको इन्वर्क्स या फिर सोलर मैक्स के इन्वर्टर परचेज करने चाहिए। तो इसमें फिर IP21 में अगर आप आएँ, तो इसमें ये होता है कि आपने अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि आपको ये इन्वर्टर जो है पूरे 6 किलोवाट प्रोवाइड करेगा। ये आपको 6 किलोवाट प्रोवाइड कर सकता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर 6 किलोवाट का आपने IP21 जो कि पंखों वाला इन्वर्टर होता है, सिंपल लैंग्वेज में भी कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको समझाने के लिए बताना पड़ता है, तो वो अगर आप लगाते हैं तो 6 किलोवाट के ऊपर आपने 6 किलोवाट का लोड नहीं डालना। और उठा तो लेगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। गर्मी में जून जुलाई के महीनों में अक्सर ये इन्वर्टर जलते हैं और लाइनें लग जाती हैं। तो आप कल के नुकसान से बचने के लिए ये ना सोचें कि वारंटी में है, तो वारंटी में अगर 1-2 दफ़ा जल गया उसके बाद भी आपका इन्वर्टर काफ़ी वीक हो जाता है, और फिर जब वारंटी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको अपनी जेब से उसका ख़र्चा करवाना पड़ता है। 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार लग जाता है आराम से। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि आपने अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर लिया है, तो आपने उसके ऊपर 4 किलोवाट से ज़्यादा लोड नहीं डालना। 4 किलोवाट से ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से अगर आप IP65 इन्वर्टर लेते हैं, तो 6 किलोवाट का अगर आपने इन्वर्टर लिया है, उसके ऊपर पूरा 6 किलोवाट डाल दें, उसको कुछ नहीं होता।
तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके ऊपर भी आप पूरा 6 किलो वाट ना डालें, आप उसके ऊपर 5 किलो वाट तक ही जाए, इससे ज्यादा ना डालें। लेकिन उसको होता कुछ नहीं, इतनी जल्दी वो खराब नहीं होता। हालांकि उसमें कोई पंखे नहीं है, कोई फैंस नहीं है, कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ उसके फिन्स लगे हुए हैं, सिल्वर के पीछे लगे होते हैं और उसके अंदर से हवा की क्रॉसिंग होती रहती है और इसकी वजह से इन्वर्टर कूल रहता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने बैटरी लेनी है, अगर आप लिथियम बैटरी के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको लिथियम बैटरी के लिए एक एसी का बंदोबस्त करना चाहिए। आपको एसी वाले रूम में लिथियम बैटरी रखनी चाहिए। कम से कम ऐसे रूम में लाजमी रखें जहां पर एयर कूलर चल रहा हो और टेम्परेचर जो है आपका 30 डिग्री से ज़्यादा ऊपर ना जाए। जहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहे वहां पर आप अपनी लिथियम बैटरी को रख के सेट कर सकते हैं, उसकी लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप ट्यूबलर बैटरियां लगा रहे हैं या लेड एसिड बैटरियां कोई भी लगा रहे हैं, तो फिर उसको तो आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रख सकते हैं, उसको इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़बरदस्त वो चलती है। लेकिन उसमें मसला यही आता है कि आपको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपने सिस्टम हाइब्रिड लगवाना है उसमें आपने सेटिंग अच्छे बंदे से करवानी है, सेटिंग सही करवानी है। अगर आपने सेटिंग सही नहीं की तो लाखों रुपए की बैटरियां बर्बाद हो जाएंगी। जो आपका इन्वर्टर कंपनी से आता है उसमें एक ख़ास किस्म की बैटरी के लिए सेटिंग की जाती है, तो उसको बाद में आपने अपने हिसाब से, अपनी बैटरी टाइप के हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से उसकी सेटिंग करवानी है। वो बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि लाखों रुपए की बैटरियां उड़ जाएं या फिर आपका कोई ना कोई और नुकसान हो जाए, आपका इन्वर्टर बार बार ट्रिपिंग पे जाए, ख़राब हो। तो अब आते हैं हम तीसरे सिस्टम की तरफ, जिसे आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर कहते हैं। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में आजकल जो आ रहा है वो लोकल मेड इन्वर्टर होता है, जिसमें भी कई किस्म के इन्वर्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इन्वर्टर ज़्यादातर वो लोग लगाते हैं जहाँ पर वापडा नहीं होती, जो देहातों में रह रहे हैं, या फिर मेरे वो दोस्त जो पेशावर या फिर केपी के फाटा के एरियाज़ में रहते हैं, दूर दराज पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होता बिजली का, तो वहाँ पर लोग ये सिस्टम लगवाते हैं। तो ये सिस्टम जो है सबसे वीक सिस्टम ये है, इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों? सबसे जो बड़ी बात है, आपको यहाँ पे ये नहीं मैं बताने लगा कि आप फलान इन्वर्टर लें, ये लें या मुझसे लें। वैसे मेरी शॉप भी है, मेरे पास भी होते हैं, लेकिन आपको पता की बात बताता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उसमें यह है कि ज़्यादातर इन्वर्टर्स वो जल रहे हैं जो इन्वर्टर्स आप लोड के हिसाब से उसको मैनेज नहीं करते, उसकी प्लेटें नहीं आप पूरी लगाते। यानी कि अगर आपका लोड 6 प्लेटों के इक्वल है तो आपको 8 प्लेटें लगानी चाहिए। अगर 8 प्लेटों का लोड है तो आपको 12 प्लेटें लगानी चाहिए। लोड आपका कम होना चाहिए, प्लेटें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर आपका कोई भी आपने देसी इन्वर्टर बनवाया हुआ है वो कभी नहीं चलेगा। दूसरी जलने की रीज़न जो है वो ये है कि आप अगर टार्क लोड चाहते हैं, अगर आपके पास सादा एसी है या आपके पास मोटरें हैं या आप टोका मशीन की मोटर चलाते हैं या फिर आप रूटर पंप चलाते हैं, घर में जो पानी का पंप होता है, तो इस तरह के लोड्स को मैनेज करने के लिए इसमें आपने एक बड़े साइज का कैपेसिटर लगवाना है। ये कैपेसिटर लगवाना इंतहाई ज़रूरी है, ये लाजमी है। ये लगवाएंगे, जितना बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कैपेसिटर लगाने से इसकी पावर में इजाफा हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। पावर इसकी उतनी की उतनी रहनी है जितनी आपने प्लेटें लगाई हुई हैं। कैपेसिटर से सिर्फ टार्क लोड जो 1 मिली सेकंड के लिए आता है उसको मैनेज करना होता है। कैपेसिटर ने अपने पास से एनर्जी दे के पूरी कर देनी है। तो या कैपेसिटर लगाएं या फिर आप प्लेटें डबल लगाएं। प्लेटें ज़्यादा लगाएंगे वो भी आपका कैपेसिटर के बराबर ही काम करेंगी, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। तो फिर आपको कैपेसिटर लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप प्लेटें ज़्यादा लगवाते हैं। तो छोटे मोटे कैपेसिटर 3 लगाते हैं जो इन्वर्टर में, वही काफ़ी होते हैं। फिर तो ये काम आप करेंगे तो आपका इन्वर्टर कभी भी नहीं चलेगा। तो इसमें भी 2 टाइप्स के बोर्ड्स आते हैं, एक चाइना बोर्ड है और एक दूसरा जो लोकल बनवाया जाता है खुद से। तो बहुत से दोस्त आप में से ऐसे हैं जो वीडियो भी देख रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत से लोग ये काम कर भी रहे हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं बता पा रहा तो आप कमेंट्स पे बताएं, ताकि मेरी नॉलेज में भी, मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मौका मिले। तो आपने इसमें चाइना बोर्ड भी लगवा सकते हैं, आप दूसरा भी बोर्ड लगवा सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो है प्लेटें और कैपेसिटर। ये आपने कोशिश करनी है
प्लेटें ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है और लोड प्लेटों से काफ़ी कम होना चाहिए आपका। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटें लगाएं। तो इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो है IGBTs। IGBTs वो चीज़ है जिसने लोड को उठाना है, सारा लोड IGBTs के ऊपर होता है। IGBTs अच्छे वाले होने चाहिए, जितने अच्छे IGBTs होंगे ही अच्छे तरीके से लोड चलाएंगे। उसके अलावा जो ऑटो कपलर्स लगे होते हैं वो भी इम्पोर्टेड होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, फिर ये जो सिस्टम है ये कभी ख़राब नहीं होता। और अगर आपके पास बजट बहुत कम है, बहुत कम बजट है, आपके पास लेट्स सपोज 1.5 से 2 लाख रुपए है, तो आपको मैं जो रिकमेंड करूँगा वो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक सिंपल हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ ना जाएँ, बल्कि आप एक सिंपल लोकल मेड इन्वर्टर लें। 25-30 हज़ार 35 हज़ार इतने का मिल जाता है, इवन के 20 हज़ार का भी मिल जाता है। तो वो लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्लेटों के ऊपर इन्वेस्ट करें। 1.5 लाख की प्लेटें ले लें, 20-30 हज़ार का इन्वर्टर ले लें, 15-20 हज़ार वैसे लगेगा, डीपी बन जाएगी, केबल आ जाएगी और मजदूरी भी दी जाएगी। तो आप जो हैं आप एक सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे। या फिर आपके पास बजट बहुत कम है, आपके पास सिर्फ लाख सवा लाख है, तो आप 3 प्लेटें लें, एक बूस्टर वाला इन्वर्टर बनवाएं, तो उसके साथ डीपी शिपी बन जाएगी। 1 लाख के अंदर अंदर ही आपका जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो नेक्स्ट में जब आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे आप प्लेटें बढ़ाएं, 3 की बजाय 6 प्लेटें लगवाएं, उसके बाद आप 8 लगवाएं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज करते जाएं। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप अपने वापडा के बिल को कम से कम कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।